Hello students, today I'll discuss the topic amendment process. As you know, the meaning of amendment when some change took place in the constitution, such process is known as amendment. And in the Indian constitution, there are three methods of amendment. This is the reason we call our constitution as a blend of both rigidity and flexibility. It means कि अगर constitution में changes की requirement है तो कुछ areas में बहुत flexible approach से easily change हो जाता है, but कुछ ऐसे particular fields हैं जहाँ पे कि इतना easily change possible नहीं है. So our constitution makers wanted the constitution to be flexible at the same time rigid. Flexible means where change could take place very easily, and rigid means resistant to changes. So this is the reason कि three methods adopt किए गए so that कि बहुत easily भी कुछ important provisions में change नहीं हो, लेकिन जहाँ required है तो वहाँ पे बहुत easily change भी हो जाए. And article आपको ध्यान रखना है, the provision of amendment is given in the article 368. Very important one marker question. Now we'll discuss about the three procedures. Now class, first procedure is amendment by simple majority. It means there are certain articles जो कि बहुत ज़्यादा important नहीं है, कुछ minor जहाँ changes की requirement है, तो such articles can be amended by a simple law of the parliament. No special procedure is required for that. It means simple majority से such changes could be done. Now next is special majority in parliament. It means दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट है. स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2/3 वोट्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ वोटिंग. तो उनका 2/3 मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड और दोनों हाउसेस को इक्वली इसको पास करना है. सो 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी. नाउ थर्ड प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस है जिनको कि इजीली चेंज नहीं किया जा सकता. वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस हैं. अगर उनको चेंज करना है तो नॉट ओनली वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो नीड द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स. इट मीन्स इंडिया में टोटल जितने स्टेट्स हैं उनमें कम से कम हाफ स्टेट्स को कंसेंट देनी होगी, तभी ये चेंजेस पॉसिबल है. सो दीज आर द थ्री मेथड्स. नाउ आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट. आपको मैंने पहले भी बताया था अबाउट 42th अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज पास्ड इन द ईयर 1976. एंड ये जो अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. वाई वी कॉल इट एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज सो मेनी अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट थ्रू दिस एक्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर चेंजेस हुए थे थ्रू दिस एक्ट, बिकॉज एट दैट टाइम इमरजेंसी वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया. और इसीलिए दैट गवर्नमेंट वांटेड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि उनका जो डिसीजन है वो जस्टिफाई हो सके. So we'll discuss about these changes. Number one, in the preamble, word socialist, secular and integrity was added. Because जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ पर बेस्ड थी. दिस वाज द रीज़न कि ये वर्ड इंक्लूड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया. देन इट ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट. यानी कि जो स्टेट की लिस्ट थी उनसे 5 सब्जेक्ट्स को हटा के कंकरेंट में शिफ्ट किया. इसका भी रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट का उस समय जो स्ट्रेस था वो था सेंटर की पावर को इंक्रीज़ करना और स्टेट की पावर्स को वीक करना. तो दिस वाज द रीज़न सच शिफ्टिंग टुक प्लेस. देन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज ऑल्सो एडेड बिकॉज इमरजेंसी टाइम्स में पीपल वर क्लेमिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स. तो गवर्नमेंट ने उनको ये मैसेज दिया दैट यू शुड ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी
इसी सेम ईयर इंक्लूड की गई। देन इवन जुडिशरी की पावर्स को भी कर्टेल किया गया। जुडिशियल रिव्यू पावर जो हाई कोर्ट्स की थी उसको कर्टेल किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। देन प्रेसिडेंट पावर को भी कर्टेल किया गया। प्रेसिडेंट के लिए अब ये बाउंडेशन थी कि दैट इट हैज़ टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो कैबिनेट की एडवाइस को उनको मानना पड़ेगा और तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग इमरजेंसी। देन इट अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट, ये भी सेंट्रल के पावर को इंक्रीज करने का ही अटेम्प्ट है। सो वी कैन सी बाय दीज प्रोविजंस कि इन प्रोविजंस के थ्रू पार्लियामेंट की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, जुडिशरी की पावर को वीक किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्ट्रॉन्ग हो। एंड दैट वाज द motive of the government at working at that time. Now डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी टाइम्स में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया था। दिस वॉज द रीज़न कि उन्होंने स्ट्रेस दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ना कि फंडामेंटल राइट्स को। सो दीज आर अबाउट 42th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट एक्ट, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज in the year 1978, for the first time, a non-Congress government came in India. Because as I told you, जो past में जो government थी, it imposed emergency, तो people were so unhappy. इसलिए इंडिया में जो इतने टाइम से कांग्रेस का रूल चल रहा था उस पर एक ब्रेक आया। 78 में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई एंड व्हेन दैट गवर्नमेंट केम तो 42th अमेंडमेंट में जो इतने मेजर चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब चेंजेस को नलीफाई किया गया थ्रू द 44th अमेंडमेंट। बिकॉज उसमें से काफ़ी ऐसे अमेंडमेंट थे जो कि जस्टिफाइड नहीं थे। दिस वॉज द रीज़न कि 44th से उनको कैंसिल किया गया। Now, I'll one by one tell you about these amendments. Number one is it reversed the provision made by the 42th Amendment Act that allowed the government to amend the constitution on its wish. यानी कि गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से जिस तरह से चेंजेस कर रही थी तो उसको कंप्लीट उस प्रोविजन को रिवर्स किया गया। अब गवर्नमेंट अनजस्टिफाइड वे में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकती। देन इट ऑल्सो रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये एक लीगल राइट था, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव हुआ था। देन प्रीवियसली द ग्राउंड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट 44th में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया और उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इंक्लूड किया गया। रीज़न सो दैट कि सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक बहुत माइनर से डिस्टर्बेंस के बेसिस पर पूरी कंट्री में इमरजेंसी फिर से नहीं हो, फिर से कोई अनजस्ट वे में इमरजेंसी इम्पोज नहीं हो। दिस वाज द रीज़न कि अब ये कहा गया कोई सीरियस एक्ट होगा, आर्म्ड रिबेलियन होगा तो ही इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होगी। देन नेक्स्ट was Article 226 was amendment to restore to the High Court their power. As you know, हमने पढ़ा था 42th में हाई कोर्ट की पावर को कर्टेल किया गया था, तो अब उसको भी फिर से रिस्टोर किया गया। अब हाई कोर्ट के पास पहले जैसी पावर थी। नाउ नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट मॉडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोविजंस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड इन द फ्यूचर। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको मॉडिफाई किया गया ताकि उनको फ्यूचर में उनको मिसयूज नहीं कर सकें। Now, next is that the 42th and 44th Amendment Act respectively have made the ministerial advice binding on the president. यहाँ आपको इस पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि दोनों एक्ट में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों ही एक्ट ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। 42th ने इंट्रोड्यूस किया और 44 ने इस बात को कंटिन्यू किया कि प्रेसिडेंट जो डिसीजंस हैं वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस के थ्रू बाइंडिंग होंगे। मतलब मिनिस्ट्रियल एडवाइस के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट कैन टेक एनी डिसीजन, विदाउट दैट प्रेसिडेंट सिंगल हैंडेडली कैन नॉट टेक डिसीजन। इस बात को दोनों ही अमेंडमेंट्स ने एक्सेप्ट किया। So, 44th Amendment Act introduced a new provision to put a strain on the power of Parliament to extend a proclamation of President rule beyond 1 year.
यहाँ इमरजेंसी के जो टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड एक चेंज है, दैट पहले जो पार्लियामेंट की जो पावर थी कि वो कितना भी एक्सटेंड कर सकते थे प्रेसिडेंट रूल को आफ्टर 1 ईयर, बट नाउ अब ये प्रोविजन अब 44th अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया दैट इफ़ इट वांट टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर देन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ओनली 6 मंथ एट ए टाइम। 6 मंथ से ज़्यादा के लिए एक्सटेंशन नहीं हो सकता, दैट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 6 मंथ। नहीं तो अगर 6 मंथ बाद फिर से करना है तो फिर से आपको पार्लियामेंट में परमिशन लेनी पड़ेगी मेजॉरिटी से। सो दीज आर द चेंजेस in the 44th Amendment Act. So I hope you all have understood. Thank you.